प्रचार चलेगा। चौथे पाठ का नाम है अपना मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। तो इस पाठ में हम भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी लेंगे। मुस्लिम आक्रमण होने का भारत में उद्देश्य क्या थे और उन मुस्लिम आक्रमणों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये समस्त जानकारी इस पाठ में हम जानेंगे। तो अच्छा पाठ है। इस पाठ में हम भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणों को विस्तार से समझेंगे। तो पाठ में हम मुख्य रूप से 3 मुस्लिम आक्रमणों को समझेंगे। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो था अरब आक्रमण। भारत पर जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ वह था तुर्क आक्रमण। और भारत पर जो तीसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ वह था मुगल आक्रमण। अरब, तुर्क और मुगल, ये 3 मुस्लिम जातियां थी। इन तीनों मुस्लिम जातियों ने अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपने शासन क्षेत्र की स्थापना की। तो इस पाठ में हम भारत पर हुए 3 मुस्लिम आक्रमणों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अरब आक्रमण को, उसके बाद तुर्क आक्रमण को, उसके बाद में मुगल आक्रमण को जानेंगे। इनमें से जो सबसे पहला आक्रमण है वह है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण, इसमें यहाँ पर अरब, तुर्क और मुगल, ये 3 वंश हैं जो मुख्यतः मुस्लिम जाति से संबंधित हैं। अरब, तुर्क और मुगल ये एक प्रकार के मुस्लिम वंश हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना भी की। इनमें से जो अरब आक्रमण हुआ वो भारत पर सबसे पहले हुआ और एक समय तक अरबों ने भारत पर अधिकार भी रखा, लेकिन अरबों ने भारत पर ज्यादा दिनों तक अधिकार नहीं किया और थोड़े समय बाद ही अरब भारत से लौटकर वापस चले गए। उसके बाद में भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्क भी एक प्रकार की मुस्लिम जाति ही थी जिसने भी एक समय भारत पर आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित किया। तुर्कों ने भारत पर अधिकार करके भारत पर अपना राज्य चलाया और अरबों से अधिक दिनों तक तुर्क भारत पर अपना शासन चलाते रहे। अरबों के बाद में आखिर में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वह मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगल वह मुस्लिम जाति थी जिसने भारत पर सबसे अधिक दिनों तक अपना राज चलाया था। सबसे कम दिनों तक शासन किया अरबों ने और सबसे अधिक दिनों तक शासन किया मुगलों ने। तो यहाँ हम तीनों ही आक्रमणों को विस्तार से जानेंगे और इन तीनों मुस्लिम आक्रमणों का भारत की राजनीति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक दशा पर क्या क्या प्रभाव पड़े वो भी हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अरब आक्रमण को समझेंगे। तुर्क आक्रमण और मुगल आक्रमण बाद में जानेंगे। पहले हम अरब आक्रमण को विस्तार से समझते हैं। अरब आक्रमण, तो यहाँ पर ये जो अरब है यह एक प्रकार की मुस्लिम जाति है जिसने भारत पर आक्रमण किया और अपने शासन की स्थापना की। तो अरब किधर से भारत में आए थे वो आप समझें। हमारे भारत का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हिस्सा है उत्तरी पश्चिमी भारत। भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए या मुस्लिम आक्रमण हुए वो ज्यादातर भारत के इस रास्ते से ही हुए, क्योंकि भारत का जो ये रास्ता था ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र था
और सेनाओं के आवागमन के लिए उपयुक्त मार्ग था। इसलिए चाहे से यूनानी आक्रमण हो या यूरोपियों के आक्रमण हो या अन्य किसी भी प्रकार के विदेशी या मुस्लिम आक्रमण हो, ज्यादातर विदेशी आक्रमण भारत में इसी रास्ते से हुए। तो अरबों का आक्रमण भी भारत में इसी रास्ते से हुआ। अरब मुख्यतः सऊदी अरब देश के निवासी थे। सऊदी अरब, ईरान, इराक या जो खाड़ी देश हैं, इन देशों के आसपास का जो क्षेत्र है उसे अरब क्षेत्र कहते हैं। तो अरब क्षेत्र में मुस्लिम जाति को अरब बोला जाता था। तो सऊदी अरब की तरफ के जो मुस्लिम शासक थे उनको अरबी शासक बोला जाता था। तो इन मुस्लिम शासकों ने भारत पर एक समय में आक्रमण किया। इस आक्रमण को ही अरब आक्रमण के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक की तरफ से भारत में जो आक्रमण हुए थे उन आक्रमणों को ही भारत में अरब आक्रमण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे अरब क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र में निवास करने वाली जो मुस्लिम जाति थी उसको अरब के नाम से जाना जाता था। तो इस क्षेत्र के मुस्लिमों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण को ही अरब आक्रमण के नाम से भारत में जाना जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो रास्ता था इस रास्ते से ही भारत में अरब आक्रमण हुआ। उस समय तक जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ उस समय तक पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में नहीं था। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो भी भारत में ही था उस समय तक। तो सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्र से जो मुस्लिम जाति भारत में आक्रमण करके आती है उस आक्रमण को ही भारत में अरब आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो अब हम भारत में हुए अरब आक्रमण को विस्तार से समझेंगे और अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको भी अच्छी तरह से जानेंगे। भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ वो अभियान इस प्रकार से था। यहाँ से जो अरबी सेना निकली उसने भारत पर अधिकार किया। तो सबसे पहले अरबी सेना ने या अरबों की सेना ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इस क्षेत्र का नाम था सीरिया। 635 ईस्वी अरब सेना ने सबसे पहले सीरिया पर अधिकार किया 635 ईस्वी में। तो अरब सेना का पूरे विश्व में सबसे पहले सीरिया पर अधिकार हुआ 635 ईस्वी में। सीरिया पर अधिकार करने के बाद में अरब सेना पूर्व की तरफ बढ़ी और इराक पर 636 ईस्वी में अधिकार कर लिया। सऊदी अरब में जो मुस्लिमों का खलीफा था उस खलीफा के आदेश से अरब सेना पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहती थी और खलीफा के साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। तो खलीफा के आदेश से ही एक विशाल अरब सेना तैयार की गई और वो अरब सेना विश्व के क्षेत्रों को जीतने के लिए अभियान पर निकली। तो अरब सेना ने सबसे पहले 635 ईस्वी में सीरिया पर अधिकार किया। सीरिया पर अधिकार होने के बाद में 637 ईस्वी में अरब सेना ने इराक पर अधिकार कर लिया। इराक पर अधिकार हो जाने के बाद अरब सेना का मनोबल अधिक बढ़ा और वह पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के बाद 637 ईस्वी में अरब सेना ने फारस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। 636 ईस्वी में इराक पर अधिकार होने के बाद में 637 ईस्वी में
अरब सेना ने फारस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। फारस क्षेत्र पर अधिकार हो जाने के बाद में अरब सेना लगातार पूर्व की तरफ आगे बढ़ती गई और 643 ईस्वी के आसपास अरब सेना भारतीय सीमा तक पहुंच गई। भारतीय सीमा का प्रारंभ यहाँ से होता था। तो 643 ईस्वी के आसपास 643 ईस्वी में अरब सेना भारत की सीमा तक पहुंच गई। 643 ईस्वी में फारस अरब की सेना भारत की सीमा तक पहुंच गई। तो इस प्रकार खलीफा के आदेश से अरब सेना सबसे पहले सीरिया पर अधिकार करती है, फिर 636 में इराक पर अधिकार, उसके बाद 637 ईस्वी में फारस पर अधिकार करने के बाद एक विशाल अरब सेना भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ी और 643 ईस्वी होते होते अरब सेना भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पहुंच गई। भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के मुख्य कारण क्या क्या थे, एक बार हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। तो भारत में अरब आक्रमण के कारण भारत पर मुस्लिम जाति अरबों का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के मुख्य कारण क्या क्या थे, वो कारण हम जानते हैं। तो अरबों का भारत पर आक्रमण करने के 3 मुख्य कारण थे, जिनमें पहला कारण था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। दूसरा मुख्य कारण था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। और तीसरा प्रमुख कारण था भारत से धन संपदा प्राप्त करना। भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण के मुख्यतः 3 कारण थे। इन 3 कारणों की वजह से ही सऊदी अरब क्षेत्र के अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अधिकार करना चाहा। तो उन 3 कारणों में पहला कारण था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। सऊदी अरब क्षेत्र और खाड़ी देशों में उस समय तक मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी। तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके आदेशानुसार मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना चाहा। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अरब आक्रमणकारी भारत की तरफ आए और भारत पर अधिकार करके भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहा। तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए भी अरबों द्वारा आक्रमण किया गया। दूसरा कारण था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। उस समय तक सऊदी अरब और खाड़ी देशों तक ही मुस्लिम साम्राज्य बढ़ पाया था। तो अरबों ने मुस्लिम साम्राज्य को बड़ा करना चाहा और मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से भी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया कि भारत क्षेत्र पर भी मुस्लिम धर्म का विस्तार हो जाए। तो मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार की भावना के चलते भी अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ। तीसरा प्रमुख कारण था भारत से धन संपदा प्राप्त करना। उस समय तक भारत दुनिया में एक काफी धन संपन्न देश था। भारत की चर्चा विश्व के सभी क्षेत्रों में थी कि भारत काफी धन संपन्न क्षेत्र है। तो अरब सेना या जो अरबी शासक थे वो भी इस बात से भली भांति परिचित थे कि भारत एक धन संपन्न क्षेत्र है।
तो अरबी शासक भी भारत जैसे धन संपन्न क्षेत्र पर अधिकार करके वहां से धन संपदा प्राप्त करना चाहते थे। तो भारत से धन प्राप्त करने की लालसा ने भी अरबी सेना को भारत की तरफ आमंत्रित किया। तो भारत से धन प्राप्त करने की इच्छा के चलते भी अरबों का भारत पर आक्रमण किया गया। तो ये तीन मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से भारत पर अरब आक्रमण हुआ। अब हम अरब आक्रमण को थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। हजरत मोहम्मद मुस्लिम धर्म का संस्थापक था। पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाने के बाद में मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने मुस्लिम धर्म का प्रसार करना चाहा, जिसके चलते ही अरब सेना भारत की तरफ आई और लगभग 632 ईस्वी के आसपास से ही अरब सेना का अपने मूल क्षेत्र से हटकर विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो 632 ईस्वी वह सन था जब पहली बार अरब सेना अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैल चुकी थी इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए। शुरू में अरब सेना ने भारत पर अधिकार करने के लिए अभियान किए थे, लेकिन शुरू के अभियानों में अरब सेना भारत पर अधिकार करने में सफल नहीं हुई थी। तो अरब सेना का भारत पर सबसे पहले जो अभियान हुआ था वो मुंबई की तरफ से हुआ था। लगभग 636 ईस्वी के आसपास 636 ईस्वी में अरब सेना का भारत पर पहली बार आक्रमण 636 ईस्वी में मुंबई पर हुआ था। अरब सेना का भारत पर पहली बार आक्रमण 636 ईस्वी में मुंबई पर हुआ था, लेकिन अरब सेना इस अभियान में सफल नहीं हुई थी और वापस हार कर लौट चुकी थी। उसके बाद खलीफा के आदेश से एक बड़ी अरब सेना तैयार की गई और वो अरब सेना दूसरी बार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की रास्ते से भारत में प्रवेश करना चाहिए और लगभग सीरिया, इराक, फारस आदि क्षेत्रों पर अधिकार करके 643 ईस्वी के आसपास दूसरी बार भारत की सीमा पर पहुंच गई। तो अब हम अरबों का भारत में जो मुख्य अभियान हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो हम भारत पर अरब आक्रमण का जो मुख्य अभियान हुआ उसको जानते हैं। एक बार हम शॉर्ट में पुरानी मुख्य जानकारी को देखते हैं। भारत पर प्रथम असफल अभियान, अरबों का भारत पर प्रथम असफल अभियान 636 ईस्वी में मुंबई क्षेत्र पर हुआ। उसके बाद भारतीय सीमा तक अरब सेना की पहुंच 643 ईस्वी में हुई। पहली बार 636 ईस्वी में मुंबई क्षेत्र की तरफ से अरब सेना ने अभियान किया था, लेकिन उस अभियान में अरब सेना असफल हो गई थी और वापस लौट गई थी। दूसरी बार खलीफा के आदेश से विशाल सेना पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और पहली बार 643 ईस्वी के आसपास भारतीय सीमा तक अरब सेना पहुंच चुकी थी। उसके बाद अरब सेना भारत की पश्चिमी सीमा तक पहुंच गई। उस समय यहाँ पर एक राज्य था,
उस समय भारत में यहाँ पर एक विशाल राज्य था जिस राज्य का नाम था सिंध राज्य। जिस समय भारत पर अरब सेना का आक्रमण हुआ उस समय भारत पर छोटे छोटे राज्य थे। यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम सिंध राज्य था और इस सिंध राज्य का जो राजा था उस राजा का नाम दाहिर सेन था। हिंदू राजा था। सिंध राज्य का हिंदू राजा था दाहिर सेन। दाहिर सेन के समय में 711 ईस्वी में सिंध राज्य का राजा दाहिर सेन था। उसके समय 711 ईस्वी में सिंध के जो समुद्री डाकू थे उन सिंध के समुद्री डाकुओं ने पहली बार अरब सेना को लूटा। अरब सेना इस रास्ते से भारत की तरफ बढ़ रही थी तो 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं ने अरब सागर क्षेत्र में अरब की सेना को लूट लिया। इस बात से दुखी होकर मुस्लिमों का जो खलीफा था उस खलीफा ने भारत पर अभियान करने के लिए अरब सेना को भेजा और वह अरब सेना 711 ईस्वी में ही भारत की तरफ एक बड़ी सेना लेकर पहुंच गई। ईरान का शासक, ईरान का गवर्नर, इराक का गवर्नर था हज्जाज। इराक का गवर्नर था हज्जाज, ये मुस्लिम शासक था। तो इराक के गवर्नर हज्जाज ने खलीफा से अनुमति प्राप्त करके एक बड़ी अरब सेना बनाई और उस अरब सेना को अपने 2 सेनापतियों के साथ भारत पर यानी सिंध राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो 711 ईस्वी में ही इराक के गवर्नर हज्जाज के 2 सेनापति एक विशाल सेना लेकर 711 ईस्वी में सिंध राज्य पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। लेकिन वो दोनों ही सिंध के राजा दाहिर सेन से लड़ते हुए मारे जाते हैं। यानी हज्जाज के जो सेनापति 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आए वो अपने अभियान में सफल नहीं हो पाए और उनको 711 में दाहिर सेन द्वारा मार दिया गया। पहले अभियान में असफल होने के बाद में इराक के गवर्नर हज्जाज ने दूसरा अभियान भेजा। दूसरा अभियान 712 ईस्वी में भेजा। अब की बार हज्जाज ने अपने चचेरे भाई और दामाद हज्जाज ने पहले अभियान में 2 सेनापतियों को भेजा था 711 ईस्वी में, जिसमें वो असफल हो गए। इराक के गवर्नर हज्जाज ने दूसरा अभियान 712 ईस्वी में भेजा। अब की बार हज्जाज ने अपने चचेरे भाई और दामाद जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर हज्जाज का चचेरा भाई और दामाद था। उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 वर्ष थी। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध राज्य पर सेना लेकर भेजा गया उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की उम्र में हज्जाज ने एक विशाल सेना देकर मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अंततः 20 जून 712 ईस्वी को एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। रावर का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध मोहम्मद
कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच लड़ा गया। 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच में एक भयानक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का नाम रावर का युद्ध था। रावर का युद्ध पहला युद्ध था जिसमें भारतीय और अरबी सेना का आमना सामना पहली बार हुआ था। तो अरबी सेना और भारतीय शासक की सेना का पहली बार मुकाबला रावर के युद्ध में हुआ था 712 ईस्वी में। यह युद्ध काफी भयानक तरीके से लड़ा गया। इस युद्ध में शुरुआत में सिंध के राजा दाहिर सेन की जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन युद्ध के बीच में ही एक समय सिंध के राजा दाहिर सेन के तीर लग गया, जिसकी वजह से दाहिर सेन की मृत्यु हो गई। दाहिर सेन की मृत्यु होते ही सिंध की सेना में भगदड़ मच गई और इस कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन की सेना को परास्त कर दिया और इस प्रकार 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई। मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाने के पश्चात सिंध के राजा दाहिर सेन की रानी थी, जिनका नाम था, पत्नी का नाम था रानी बाई। दाहिर सेन की पत्नी का नाम रानी बाई था। अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद सिंध के किले की रक्षा का दायित्व रानी बाई ने अपने कंधों पर लिया, लेकिन रानी बाई भी मोहम्मद बिन कासिम की सेना से सिंध के किले की रक्षा नहीं कर पाई और अंततः रानी बाई ने भी सिंध के किले में जोहर कर लिया। उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के किले पर अधिकार हो गया। अधिकार हो जाने के पश्चात सिंध पर पूर्ण रूप से मोहम्मद बिन कासिम ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अधिकार हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध राज्य को लूटा और सिंध राज्य की आम जनता का भी कत्लेआम किया। इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि सिंध पर अधिकार हो जाने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की उम्र से अधिक सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था और 17 वर्ष से कम के बच्चों और स्त्रियों को कैद कर लिया था। सिंध पर अधिकार हो जाने के बाद लूटपाट करके जो भी धन मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुआ, उस धन का 5वां हिस्सा तो खलीफा को भेज दिया गया और बाकी जो धन बचा वो सेना में बांट लिया गया। उसके बाद खलीफा का आदेश आया कि मोहम्मद बिन कासिम सेना को लेकर और बचे हुए धन को लेकर वापस समुद्री अरब क्षेत्र में लौट जाए। सात सौ 712 ईस्वी में सिंध पर अधिकार हो जाने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार हो जाने के बाद में यहाँ पर है मुल्तान क्षेत्र, इस मुल्तान क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। 712 ईस्वी में मुल्तान नगर से मोहम्मद बिन कासिम को काफी धन संपदा प्राप्त हुई, जिसके चलते मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रख दिया। अधिक धन संपदा मिलने के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रख दिया। मुल्तान का नाम मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि मुल्तान नगर से मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में काफी धन संपदा प्राप्त हुई, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने उसका नाम स्वर्ण नगर रख दिया। सिंध राज्य पर
ये मुल्तान नगर सिंध राज्य का ही एक नगर था जो काफी धन संपन्न नगर था। सिंध राज्य पर अधिकार हो जाने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के राजा दाहिर सेन की दूसरी रानी लाडी और दो पुत्रियां जिनका नाम था सूर्य देवी और परमल देवी। सात सौ 12 ईस्वी में सिंध राज्य को जीतने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम को काफी धन संपदा तो प्राप्त हुई ही, धन संपदा के साथ साथ सिंध की राजा दाहिर सेन की रानी लाडी और उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी भी प्राप्त हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम खलीफा का आदेश मिलते ही अपनी सेना और लूटे हुए धन को साथ लेकर तथा ये दूसरी रानी लाडी और दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को भी साथ लेकर वापस अरब क्षेत्र में लौट गया। अब हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम का अंत। मोहम्मद बिन कासिम का अंत। मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ? मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर अधिकार किया था। तो ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस पहले मुस्लिम शासक का नाम बताओ जिसने पहली बार भारत पर अधिकार किया। तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की उम्र में ही भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत के राज्य सिंध पर अधिकार किया था। सिंध के राजा दाहिर सेन को हराकर 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम एक क्रूर शासक था। उसने राज्य को तो जीता ही, साथ ही सिंध की जो निर्दोष जनता थी उसको भी मौत के घाट उतारा और बड़ा कत्लेआम किया। इसलिए क्रूर और खराब शासक था। ऐसे शासक का अंत कैसे हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक इतिहासकारक है जिनका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारक हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने अपनी पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के अंत का वर्णन किया है। तो इनके अनुसार ही हम मोहम्मद बिन कासिम के अंत की कहानी को समझते हैं। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया तो उसको काफी धन संपदा तो प्राप्त हुई ही, साथ ही राजा दाहिर सेन की रानी और दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी भी प्राप्त हुई, जिसको लेकर मोहम्मद बिन कासिम अरब क्षेत्र की तरफ रवाना हुआ। बीच रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम के पास अरब के खलीफा वरीद, उस समय अरब का खलीफा वरीद था। तो अरब के खलीफा वरीद का आदेश आया कि मोहम्मद बिन कासिम तुरंत राजा दाहिर सेन की पुत्रियों को लेकर मेरे पास उपस्थित हो, मैं उसकी पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा आदेश मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम तेजी से विजित धन और पुत्रियों को लेकर खलीफा के पास पहुंचा। बीच रास्ते में ही दाहिर सेन की पुत्रियों सूर्य देवी और परमल देवी ने योजना बनाई कि मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी और परमल देवी के माता पिता की हत्या की, साथ ही सिंध की सामान्य जनता का भी कत्लेआम किया। इस वजह से सूर्य देवी और परमल देवी मोहम्मद बिन कासिम को किसी भी स्थिति में नष्ट करना चाहती थी, उसका अंत करना चाहती थी। तो उन दोनों ने बीच रास्ते में ही योजना बना ली। जब मोहम्मद बिन कासिम दोनों रानियों को लेकर
खलीफा के पास पहुंचा तो खलीफा को दोनों पुत्रियां भेंट कर दी। खलीफा ने दोनों से विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा से कहा कि आप हमसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपसे विवाह करने योग्य नहीं बचे हैं। खलीफा ने कहा ऐसी क्या बात है? तो सूर्य देवी और परमल देवी ने कहा कि आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने बीच में ही हमारा कौमार्य भंग कर दिया, इस वजह से हम आपसे विवाह करने योग्य नहीं हैं। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवाने का आदेश दे दिया। आदेश पारित होते ही हुक्म की तामील की गई और तुरंत ही मोहम्मद बिन कासिम को मारकर बैल के चमड़े में सिला दिया गया। इस प्रकार सूर्य देवी और परमल देवी ने अपनी चतुर बुद्धि से मोहम्मद बिन कासिम जैसे एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति का अंत करवा दिया। बाद में सूर्य देवी और परमल देवी को भी जब खलीफा को ये पता चला कि इन दोनों ने झूठ बोला था तो इन दोनों को भी जिंदा जलवा दिया गया। तो इस प्रकार इन दोनों राजकुमारियों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद बिन कासिम का अंत उसी के राजा खलीफा वलीद के हाथ